फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऋषभ एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है हमारा लेक्चर होने वाला है इनवर्स स्क्वायर रूल पे, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे आज हमारा लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हमने केप्लर्स के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब जो है केप्लर्स के थर्ड लॉ से हेल्प लेकर के न्यूटन ने कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन की थी, उस चीज़ को हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक ट्रिक देना चाहता हूँ कि जैसे 9th क्लास 10th क्लास जो भी बच्चे हैं रेगुलर स्टडी करते हैं, कभी ऐसा होता है कि बच्चे कोई फार्मूला है वो याद करना चाहते हैं, बट याद नहीं होता जल्दी। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग हम जान रहे हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते होंगे, तो आप लोग क्या करिए कि जो एंड्रॉयड फ़ोन में लॉक स्क्रीन होता है, जैसे क्या करते हैं, जब लॉक स्क्रीन जो होता है डिस्प्ले हमारा, जब किसी फ़ोन को ऑन करते हैं तो उस पर शो करता है, कोई आप फोटो या कुछ भी लगा देते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करिए, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है तो वहाँ उसका फ़ोटो लगा दीजिए, और उसके बाद जितनी बार आप मोबाइल को खोलेंगे आप उतनी बार आपका ध्यान उस पर जाएगा, तो मे भी आप लोग कुछ अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आप लोग को वो रिमेम्बर रहेगा आज काफ़ी टाइम तक। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इनवर्स स्क्वायर रूल। क्या है? इनवर्स स्क्वायर रूल, जिसको कहा गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसको हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन या तो इनवर्स स्क्वायर रूल। ये क्या होता है इसको हम लोग आ जानेंगे। पिछले क्लास से हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, वो चीज़ पढ़े थे हम लोग। F=mv²/r, ये फार्मूला हमने आपको बताया था। तो उसी लॉ को, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ही स्क्वायर रूल, इनवर्स स्क्वायर रूल कहा जाता है। दैट मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन is also known as the inverse square rule। ठीक है, दैट इज, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है। देखिए, कंफ्यूजन ना हो, इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए लाइन अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है इनवर्स स्क्वायर रूल, सॉरी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये होता है F इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक फार्मूला दिया था हम लोग, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आज जो है हमारा, देखिए F इक्वल टू 1/r का स्क्वायर, ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अपने पहले पढ़ाया था। लेकिन इसी में जो है न्यूटन्स ने क्या किया था, केप्लर्स के थर्ड लॉ का यूज करके एक थ्योरी को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। वो क्या था कि न्यूटन के थर्ड लॉ को यूज करके उन्होंने इनवर्स स्क्वायर रूल को जो है तैयार किया था। आप लिख सकते हैं कि with the help of Kepler's third law, Newton discover the, इसको लिख सकते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। ठीक है, ISR वही है। इनवर्स स्क्वायर रूल का जो है उन्होंने आइडिया प्राप्त किया था केप्लर्स के थर्ड लॉ से। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि
एन इम्पॉर्टेंट एजप्शन मेड फॉर दिस पर्पज इज दैट द ऑर्बिट इज प्लैनेट। इस पूरे जो है पूरा ये जो सिस्टम था इनका यूनिवर्सल लॉ और इनवर्स स्क्वायर रूल, इनको एक जैसे कब कहा गया कि जो हमारा क्या कहते हैं कि जो ये लॉ था इनवर्स स्क्वायर लॉ, उसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताई गई कि जो हमारा प्लैनेट का पाथ है वो क्या है, सर्कुलर है। उनको एक आइडिया और मिला था, जैसे हमने केपलर्स लॉ में पढ़ा था कि बताया गया था कि जो प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं जिस पाथ पे वो एलिप्टिकल होते हैं। लेकिन इसमें एक कंक्लूजन और निकाले न्यूटन ने निकाला कि जो पाथ होता है उनका क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि न्यूटन ने इसको डिराइव कैसे किया, कैसे इस फार्मूले को कैसे डिराइव किया। इस फार्मूले से यूनिवर्स स्क्वायर रूल को या यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जिसे कहा गया है, इन्होंने केपलर का तीसरा लॉ का प्रयोग करके कौन सा फार्मूला डिराइव किया, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाउ न्यूटन डिराइव द फार्मूला, डिराइव द फार्मूला, फार्मूला लेट्स सी। ठीक है, कैसे उन्होंने फार्मूले को डिराइव किया था। तो मान लीजिए लेट अस सपोज ए प्लेनेट, मान लीजिए कि एक प्लेनेट है जिसका मास m है, जो सन के चारों तरफ जो है v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। दैट इज सपोज अ planet of mass m revolving around the sun with velocity v। किस वेलोसिटी है, विथ वेलोसिटी v, around the sun with velocity having radius of the circle, radius of circle r। इसमें अब न्यूटन ने बता दिया था कि जो पाथ है वो क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, तो हमने उसका सर्किल ले लिया, सर्किल का रेडियस ले लिया r, जो प्लेनेट का मास था हमने m रख दिया, और रिवॉल्विंग अराउंड द वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के, v वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा था, जो है वो प्लेनेट सन के चारों तरफ क्या कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब जो है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑर्बिटिंग प्लेनेट पर लग रही है। अब जो है ये प्लेनेट जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है, इसकी घूमने की वजह क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको लिख सकते हैं आप, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्लैनेट moves around the sun, around the sun। सूर्य की सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो है प्लेनेट सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, दैट इज F इज इक्वल टू, या तो लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, F इक्वल टू mv स्क्वायर r, या F इज इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर अपॉन r लिख सकते हैं, या तो F इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन r, इसको भी लिख लीजिए। ठीक, यहाँ जो है हम लोग इसको और थोड़ा सा कर सकते हैं, चूंकि मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। प्लेनेट का मास जो है मान लीजिए है कांस्टेंट है, तो हमारे पास होगा F इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r, F इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r, ये हो गया कांस्टेंट है, ये मास जो है हमारा कांस्टेंट है। अब नाउ इफ द न्यूटन, इफ द प्लेनेट टेक टाइम t टू कंप्लीट द वन, देखिए
अगर अब मान लीजिए जो प्लैनेट था वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा था, तो कुछ समय भी लिया होगा। तो मान लेते हैं लेट्स द टाइम let the time t taken to complete one revolution is 2 pi r upon t। ठीक है, 2 pi r upon t, ये रहा हमारा टाइम। रिवॉल्यूशन इज 2 पाई आर अपॉन टी। टी समय में उन्होंने इतना जो है इस वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ उन्होंने इतना जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लेते हैं कि वो टाइम t था, तो वो v वेलोसिटी से जब मूव कर रहे थे तो हमारा वेलोसिटी कितना लिखना, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 2 पाई आर अपॉन टी हो गया ये हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारा 2 पाई है वो कांस्टेंट है। 2 पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये r अपान टी हो जाएगा, दैट इज v इज इक्वल टू r अपान टी। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो हमें मिलेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर अपान टी का स्क्वायर, ये हमें मिल गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर अपान t का स्क्वायर, यहाँ से हमें ये चीज मिल गई। या तो इसको लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपान t का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कैप्लस के तीसरे नियम को याद कीजिए आप लोग। कैप्लस का जो तीसरा नियम था, नाउ फ्रॉम Kepler's third law we know that, हम जान रहे हैं कि कैप्लस का थर्ड ये था कि आर क्यू अपान टी का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही था, आर क्यू अपान टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्या करते हैं, इसको जो है, जो हमारा फार्मूला यहाँ निकल के आया है ये इतना, इस तरह से इसको बनाने के लिए, इस टर्म में लाने के लिए आर क्यू अपान टी स्क्वायर में क्या करते हैं, ऊपर भी आर से और नीचे भी आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, दैट इज आर क्यू अपान टी स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर इक्वल टू ये था, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपान, क्या था हमारे पास फार्मूला, एक सेकेंड मुझे, यही है ना, आर स्क्वायर अपान टी स्क्वायर, यही है। तो आर स्क्वायर अपान टी स्क्वायर जो है, इसको इस तरह से बनाने के लिए, आर स्क्वायर अपान टी स्क्वायर को इसको इस तरह से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपान टी स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ से आगे और लिख सकते हैं, हमारे पास हो जाएगा आर क्यूब अपान टी का स्क्वायर, ये देखिए आर क्यूब अपान टी का स्क्वायर, इतना आ गया, आर क्यूब अपान टी का स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह हमारे पास आ गया आर क्यूब अपान टी का स्क्वायर, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को ले जा करके हमें पुट कर देना है, देखिए यहाँ से, देखिए हमारे पास आया जो वो था v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब अपान टी का स्क्वायर, ये हमें इक्वेशन मिला, आर क्यूब अपान टी का स्क्वायर, जो कैप्लस थर्ड लॉ के जैसा हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, नीचे आर है, यहाँ भी हमारा आर है। ठीक है,
अब ये आर क्यूब अपान टी का स्क्वायर कांस्टेंट है, तो हमारे पास बचेगा क्या, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर, ये हुआ वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आर। अब हमारे पास पहला फार्मूला था फ्रॉम एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू इसमें ले जा करके पुट कर देंगे, वी इक्वल टू 1 अपान आर, ये पहले से इंटू 1 अपान आर था, तो एफ इज इक्वल टू हो गया 1 अपान आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमें जो प्रूफ करना था वो हमारे पास आ गया, यही था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यूनिवर्स स्क्वायर रूल या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यही था हमारा फार्मूला एफ इक्वल टू 1 अपान आर का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है स्पेस की वजह से, तो आप लोग को कोई भी अगर दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट में करके हमको बता दीजिएगा, ताकि हम उसको एक बार जो है इसका अलग से हम वीडियो बनाकर आप लोग को फिर से जो है एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अगले लेक्चर में हम फिर जो है इसी तरह से और जितने भी टॉपिक्स है ग्रेविटेशन में उसको आगे स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।